बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरा फूलों से महक रहा था और वो बहुत कन्फ्यूज़ सी बेड पर एक तरफ सिमटी हुई बैठी हुई थी। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ज़िंदगी इस कदर अजीब मोड़ पर लेकर आएगी। जिसको दानिया बचपन से ही लाला कहती और उसे समझती आई थी, उसकी उम्र 19 साल थी, जबकि आज़ब की उम्र 27 साल थी। उनकी शादी कुछ हंगामी हालात की वजह से हो गई थी, लेकिन अब वो बहुत परेशान सी यहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि इतनी बच्ची वो भी नहीं थी कि इसको शादी और बाकी हकूक़ फ़राज़ का मालूम न होता। इस वजह से परेशानी का उसका बुरा हाल हो रहा था कि सिर्फ़ एक हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी शादी हो गई थी और उसने उस शादी के मतलब कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अपनी आंखों में तो वो कुछ और ख्वाब सजा कर बैठी हुई थी, लेकिन आज़म से शादी हो जाना एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक था। अभी तो ख़ानदान के बहुत से लोगों को इस बात की खबर ही नहीं हुई थी। बाबा को भी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मेरे उनसे शादी करवाने की, जिनको मैं सारी ज़िंदगी अपना बड़ा भाई समझती रही, उनके साथ शादी करना कितनी अजीब बात है। सब मुझ पर कितना हंसेंगे, उसका सर बस यही सोच कर दर्द से फटा जा रहा था। उसके कमरे के बारे में भी कुछ इल्म नहीं था कि कहाँ ड्रेसिंग रूम है, कि जाकर चेंज ही कर लेती। यहाँ पर बैठना भी उसकी मजबूरी ही थी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी। जब दरवाजे पर खटका हुआ तो आज़म कमरे में दाखिल हुआ। काले रंग की शेरवानी में मलबूस वो काफ़ी डैशिंग लग रहा था और उसके तासरात से जानने की कोशिश कर रही थी कि उसका मूड कैसा होगा, लेकिन अंदाज़ा नहीं कर पाई थी। गंदी रंगत, गहरी काली आंखें, खिड़की, मगरूर नाक और मूँछों तले अनाबी होंठों पर गहरी खामोशी। वो बेसाख्ता उसे देख रही थी और ऐसा ही कुछ हाल आज़म का भी था। वो भी खामोशी से उस अप्सरा को देख रहा था। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि दुल्हन बनकर इतनी हसीन लग रही होगी, क्योंकि दोनों के दिल के मामला तो काफ़ी मुख्तलिफ थे, लेकिन उस वक़्त वो इससे नज़रें नहीं चुरा पा रहा था। देखना, हाज़िब भाई ने अगर मैं देखा तो वो नज़रें नहीं हटा पाएंगे और उनको पहले ही लम्हे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। जैसे उसके कान में अपनी दोस्त का जुमला गूंजा तो सारे वजूद में सुनसानाहट सी दौड़ गई। उसका देखना दानिया से देखा नहीं जा रहा था और उसकी शानदार शख्सियत को देखकर तो उसके पसीने ही छूट गए थे। वो छोटे छोटे कदम उठाता बेड की तरफ आया। दानिया फ़ौरन खड़ी हो गई। क्या हुआ? उससे गैर मुतवक्को तौर पर खड़े होते देखकर हाज़िब ने पूछा। वो भी उसी खमार आलूर नगाहों से देख रहा था। लाला, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बह जाना है। उसकी खौफ से कांपती हुई आवाज़ सुनकर हाज़िब शाह का पारा हाई हुआ था, जबकि उसकी जानब देखने से भी कतरा रही थी। ख़बरदार, जो तुमने आइंदा लाला कहकर हमारा रिश्ता ख़राब करने की कोशिश की तो मैं वो ज़रूर करूँगा जिसके डर से तुम रो रही हो, कहते हुए उसके करीब आया था। क्या मतलब? उसकी बात सुनकर वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। कुछ नहीं, खामोशी से बेड पर बैठो। किसी भी किस्म का तमाशा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाते हुए अब वो सख्त नज़रों से उसे घूर रहा था। वो तो सर हिलाती हुई वहाँ पर बैठ गई। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि ये शादी मैंने बहुत मजबूरी में की है। तुम मुझसे किसी किस्म की कोई खुशफहमी की उम्मीद मत रखना, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मम्मी को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि उनकी ख्वाहिश क्या थी, लेकिन मजबूरी में तुमसे मुझे शादी करना पड़ गई। वो इंसान जो उसे थोड़ी देर पहले इतनी मोहब्बत से देख रहा था कि पलकने झपकना भूल गया था, वो अब उससे बातें कर रहा था जैसे अब कमरे में वो नहीं कोई और मौजूद हो। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका ये रवैया क्यों था, इसलिए अब्बास खामोशी से सर को हिला दिया। जो भी था वो उसे अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक लग रहा था। वो थोड़ी देर से सद नज़रों से देखना चाह रहा था, लेकिन जबकि नफ़ी में सर हिलाता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो दानिया का दिल कर रहा था कि उस इतनी ऊंची आवाज़ में रोए कि उसकी रूह निकल जाए। मोहतरमा, जाकर चेंज कर लो और लाइट ऑफ कर दो, मुझे सोना है। और हाँ, ये कमरा शेयर करना मेरी मजबूरी है, लेकिन बेड शेयर नहीं कर सकता, तो तुम्हें सोफ़े पर एडजस्ट होना पड़ेगा। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर उसने एक नया हुक्म जारी कर दिया था। दानिया ने बेसख्ता सोफ़े की तरफ देखा और सर को हिला दिया था, क्योंकि उसके लिए अभी बेड पर उसके करीब लेटना दानिया का मुश्किल तरीन काम था। खामोशी के साथ रात गुजारने लगी। वो दोनों अपनी अपनी गहरी सोचों में गुम अपनी ज़िंदगी के इस कदर अचानक बदल जाने पर हैरान रह गए थे। ये फ़ैसला उनके लिए बेहतरीन साबित होने वाला था या बदतरीन, ये तो वक्त ही साबित करेगा। मगर हवेली की दूसरी मंजिल में कमरे में बैठी नाज़िश फूट फूट कर रो रही थी। नाज़िश, चुप कर जाओ, बेवकूफ़ों वाले काम मत करो। किसी को खबर होगी तो बहुत बुरा हो जाएगा और तुम्हारा इमेज भी बहुत ख़राब होगा। तुम्हें पता है कि शादी की वजह से पूरी हवेली मेहमानों से भरी हुई है। महविश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बेबसी से उसे समझाने की कोशिश की। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी उन सब को। उन्होंने मेरी मोहब्बत छीन कर उस लड़की को दे दी है और मैं चुपचाप देखती रहूँ। मैं कभी भी उसे और आज़म को माफ़ नहीं करूँगी। तुम देखना, मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूँगी। उसने आंसू भी नहीं साफ़ किए थे, लेकिन उसने हतमा लहजे में कहा था और बहुत कुछ सोच लिया। तो तुम मर्ज़ी करती रहना, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल के लिए खामोशी साध लो, क्योंकि कोई ना कोई हमारे कमरे में सोने के लिए ज़रूर आएगा और तुम्हारे रोने से बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे।
महविश को इसी चीज़ की फ़िक्र थी कि वो बस खामोश हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बहन को यूं रोता हुआ देखे। कोई मेरे रोने पर सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादती आज दाजी ने मेरे साथ की है उसका जवाब कौन देगा, उसके लिए सवाल कौन करेगा। नाज़िश का बस नहीं चल रहा था कि वो आज दुनिया को बर्बाद ही कर दे। नाज़िश कुछ कहानियाँ पहले से लिखी जा चुकी थी होती हैं। तुम भी यही तस्लीम कर लो कि आज़ब और दानिया की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए बस हवेली के अफराद ज़रिया बने हैं। वरना इतने सालों बाद इस कदर अचानक उनका वापस आ जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। महविश ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा फिर गई। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ महविश, तो कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि बाकायदा प्लानिंग से यहाँ पर लाई गई है। मैं उनको नाको चने चबवा दूँगी, क्योंकि मैं भी तो इसी हवेली का खून हूँ। और अगर दादी अपनी बात के पक्के हैं तो मैं भी अपनी बात के पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर उनको उनके फ़ैसले पर पछताने पर मजबूर न कर दे तो मेरा नाम भी नाज़िश अफरीदी नहीं है। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो सुर्ख होती आंखों से सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, उसका लहजा बता रहा था कि अब वो माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जो ख्वाब उसे दिखाए गए थे और उसके बाद जिस तरह उनके ख्वाबों को तोड़ा गया था तो उसका भी कोई कसूर नहीं था। और ये बात तो दानिया और आज़ब ने भी तसव्वुर भी नहीं की थी कि उसकी ज़िंदगी किस तरह आज़ब में मुंतकिल होने वाली थी। अगले रोज़ वलीमा था और जब उसकी आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ा हुआ था। सुबह पर खुद को पाया तो चंद ही लम्हों में सब कुछ याद आ गया। उसने बेड की तरफ से बेसाख्ता देखा और बेड खाली था, जिसका मतलब था कि मसूफ़ वहाँ से जा चुके थे। वो खाली अलज़हनी से कितनी ही देर बैठकर पता नहीं क्या सोचती रही थी। ज़िंदगी किस तरह से बदल गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और किसी और की सोच में पहुंची हुई थी। जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला और पीछे से वो नाज़िल हुआ तो उसके ऐन पीछे आकर खड़ा हो गया और उस दान पान सी लड़की का वजूद उसके पीछे छुप सा गया। वो डरते हुए ही आईने में से उसे देख रही थी। इतनी खूबसूरत तो नहीं हो तुम के इस नज़र ही नहीं अटे, यानी आईने के सामने खड़े होकर जैसे तुम खुद को देख रही हो। वो तंजिया लबो लहजे में कहता हुआ उसका दिल एक बार फिर से तोड़ गया। आपको हसीन लग भी नहीं सकती, क्योंकि मैं नाज़िश जो नहीं हूँ। पता नहीं कैसे उसकी ज़ुबान फिसल गई और वो बाथरूम की तरफ जाते हुए बेसाख्ता ही क्या उठी, जबकि उसके माथे की रंगीनता न गई और एक ही जस्त में आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और अपनी जानब को सीढ़ता वो उसके सीने से आन टकराई। अपनी हद में रहना, ज़रा सी भी हद क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और उसको मैं धमकी मत समझना दानिया अफरीदी, उसके मुंह को अपने बाएं हाथ में जकड़ते हुए जिस तरह उसने कहा था दानिया की रूह तक कांप गई थी। वो गो के बहुत साफ गो थी, लेकिन भूल गई थी कि मुकाबल भी आज़ब था। मेरी बहुत समझ में आ गई है या नहीं। उसका बाजू मरोड़ते हुए वो गुस्से से कह रहा था, जी आ गई है। मेरा बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। न चाहकर भी उसकी आंखों में नमी आ गई थी। मुझसे अभी सॉरी कहो और 50 बार कहो। उसकी उस अनोखी फरमाइश पर वो हैरानी से उसको देख रही थी कि शादी के अगले ही रोज़ वो किस कदर अजीब अंदाज में उससे फरमाइश कर रहा था। जी वो सदमे से उसे देख रही थी। मैंने बहुत कम सज़ा रखी और कहा है कि 50 बार गिन कर मुझे सॉरी कहो। अगर सॉरी नहीं कहोगी तो फिर जो मैं करूँगा उस पर मैं सॉरी नहीं कहूँगा। वो उसे डरा धमका रहा था। वो वाक़ई डर गई और सर हिला दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। वो उसे सॉरी कह रही थी जबकि वो खामोशी से अपने काम कर रहा था, मगर उसके सॉरी भी गिन रहा था। वलीमा के दूल्हा दुल्हन बने वो दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जो भी देखता उसे ये कह बगैर न रहता कि वाकई ये सूरज और चाँद की जोड़ी है। जबकि नाज़िश का बस नहीं चल रहा था कि उन लोगों को आंखों से ही सालम निकल जाए। आज़ब की नज़र उसकी तरफ गई तो उसने बेसाख्ता ही नज़रों को चुरा लिया था। देखा तुमने महविश अड्डा ने नज़रों को कैसे चुराया है। चुराता हमेशा झूठा इंसान। अगर ये मुझसे माफ़ी मांग लेता और वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता तो यकीन करो मैं उसे माफ़ कर देती। लेकिन अब तुम देखना महविश, अगर मैंने उसे बर्बाद ना कर दिया तो मैं कभी उसको उनका सांस नहीं लूँगी। नाज़िश का बस नहीं चला था कि दोनों को खड़े खड़े कत्ल कर दे। बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ मुझे कुछ लोगों से मिलवाना है तुम दोनों को। खाला ने कहा तो नाज़िश ने उनको खा जाने वाली नज़रों से देखा। हम कहाँ पर खड़ी हो। स्टेज पर खड़े होने के ख्वाब तो आपने मुझे दिखाए थे, लेकिन आज वहाँ पर और कोई और खड़ा है और कुछ भी नहीं कर सकी आप। कम से कम इतने ख्वाब मुझे नहीं दिखाने चाहिए थे, क्योंकि अगर आज मेरी आंखें वीरान है तो उनकी सब की बड़ी ज़िम्मेदार आप है। और उसके बाद आपका वो बेटा जिसको शर्म में नहीं आ रही और अब हंस के अपनी बीवी के साथ पोज दे रहा है। नाज़िश उनको काट खाने को दौड़ रही थी तो शबाना बेगम ने बेसाख्ता स्टेज की तरफ देखा और फिर अपनी इस भांजी की तरफ देखा जिसको वाक़या सबसे ज़्यादा ख्वाब उन्होंने ही दिखाए थे। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम्हारी आंखों के टूटे ख्वाबों की ज़िम्मेदार मैं हूँ। शबाना खाला को उस वक़्त मुस्कुराकर दादी से मिलती हुई दानिया बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने कहा नहीं,
क्या था और आज फिर भी वो इनकी बहू बन गई थी और वो कुछ नहीं कर सकी थी। आपके जानने या ना जानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाला नाज़िश की आंखों में से आंसू टूट कर गिरा जो कि खाला के दिल पर गिरा था। क्या हो गया नाज़िश, बेवकूफ़ मत बनो। महविश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर दबा दिया क्योंकि वो खाला को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम फिक्र मत करो नाज़िश, अभी तो दादी ने के फ़ैसले की वजह से तुम मजबूर हो गए थे, लेकिन तुम देखना चंद महीनों के अंदर अंदर अगर मैंने उस लड़की को हवेली से निकाल बहर ना किया तो मेरा नाम भी शबाना नहीं होगा। उनकी आंखों में अज़म चमकने लगा था और फ़ौरन ही उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया था और सोच लिया था कि हर हाल में वो इस पर अमल पैरा होकर रहेगी। खाला आपकी इस बातों में मत आए, जो हो चुका है वो किस्मत का खेल था। मैं नहीं जानती थी कि दानिया के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती हो, क्योंकि उसने देख लिया था कि वो मासूम सी लड़की थी, इसलिए उसने अपने तय मना करने की कोशिश की और नाज़िश ने उसे कहा जाने वाली नज़रों से देखा। तभी शबाना बेगम को किसी ने बुलाया तो वो उन दोनों को अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए उस तरफ चली गई। तुम अपना मुंह बंद रखा करो, खाला के सामने मेरी बहन हो तो मेरी बहन बन के रहो। ज़्यादा उस दानिया की साइड लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी कि तुम क़यामत तक भूल नहीं सकोगी, क्योंकि तुम बहन नहीं बन सकोगी और फिर मुझे भी दुश्मन बनते हुए ज़रा वक्त नहीं लगेगा। तो तुम क़यामत तक भूल नहीं सकोगी कि तुम बहन नहीं बन सकोगी, फिर मुझे भी दुश्मन बनते हुए ज़रा वक्त नहीं लगेगा। नाज़िश ने बार बार इस लफ्ज़ों को दोहराया, उसे हाथ उठाकर तंबी की और फिर खुद छोटे छोटे कदम उठाती खाला के पीछे चली गई। कासिम अफरीदी यानी दादी के 3 बच्चे थे। उनके बड़े बेटे का नाम असलम था, दूसरे का नाम अकरम था और तीसरे बेटे का नाम मुकर्रम था। दाजान ने तीनों की शादियां अपनी मर्ज़ी से करना चाहिए। अकरम और असलम की शादी वक्त अपनी भांजियों से कर दी, जबकि वो मुकर्रम की शादी भी अपनी उस बेटी की बहन से करना चाह रहे थे, लेकिन वो किसी तौर पर भी उस शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। सब ने उनको बहुत समझाया था। शबाना बेगम का भी शदीद दिल था कि वो अपनी सबसे प्यारी बहन को अपने इसी देवर के लिए ब्याह कर लाए, जो कि उनका कज़न भी था और सब बहन भाइयों में सबसे खूबसूरत और लायक फ़ाइक वही था। इसलिए उनकी यही ख्वाहिश थी कि वो अपनी सबसे प्यारी बहन को यहाँ ब्याह कर लाए। लेकिन मुकर्रम की जो मिन्नतें की गई, मगर वो किसी भी तौर पर इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वो अपने किसी क्लास फेलो को पसंद करते थे और उसी से शादी करना चाहते थे। दादी ने कहा कि वो कभी भी गैर बरादरी की लड़की को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैंने कहीं पर ज़बान दे रखी है और अब मैं हर हाल में उस लड़की से शादी करूँगा, जबकि दादी इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। पहले तो मुकर्रम अफरीदी ने सोचा कि वो जाकर ज़ारा से निकाह कर लेते हैं, मगर उनके घर वाले ऐसे अकेले लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और दादी का वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था और उनको मनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और नामुमकिन काम था। यूँ मुकर्रम अफरीदी ने उनको मर जाने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर आपने मेरी वहाँ पर शादी ना की तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। और वो बाप थे, डर गए थे और ये कहते ठीक है मैं तुम्हारी शादी कर लूँगा, मगर तुम्हें हवेली छोड़कर जाना होगा। और इस वक्त उन पर मोहब्बत का भूत सवार था, इसलिए उन्होंने इस बात की भी हामी भर ली। यून की शादी उनकी पसंद से उनकी क्लास फेलो ज़ारा से हो गई। बाकी भाइयों ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर ज़िंदगी ख़ानदान के बगैर बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर कोई मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरे ख़ानदान को मेरी ज़रूरत हुई तो वो कभी ना कभी मुझ तक लौट कर ज़रूर आएंगे। और उसके बाद वो हवेली छोड़ गए थे। ज़िंदगी का सफ़र गुजरता रहा, दोनों बाप बेटा एक दूसरे को याद करते रहे, लेकिन कभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़े। अकरम साहब के एक बेटी और 2 बेटे थे, आज़ब और हारब, और बेटी जुनैरा, जबकि असलम साहब की 2 बेटियां थीं, महविश नाज़िश। और महविश नाज़िश दोनों के वालिदैन का उनके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। शबाना बेगम ने अपनी भांजियों को बहुत मोहब्बत से पाला था। उन्होंने दोनों को अपने बेटों और अपनी बेटी जितनी ही मोहब्बत दी थी और इसलिए इन भांजियों को भी उनमें जान बसती थी। और फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने सोच लिया कि नाज़िश को अपने लाडले और चाहते बेटे आज़ब की दुल्हन बनाएगी, जबकि दूसरी तरफ मुकर्रम का अपने भाइयों के साथ रब्ता था। गो कि बाप ने माफ़ नहीं किया था, लेकिन भाई आते थे और वो इनसे मिलते रहते थे। और आज सब भी आता था तो मुकर्रम साहब ने भी यही कहा था कि ये तुम्हारा भाई है। वो जब भी वहाँ पर आता था तो उन्होंने हमेशा उसे गुस्से में यही देखा और वो अपनी ही ज़ात में गुम रहने वाला इंसान था, किसी और ज़्यादा बात नहीं करता था। चाची अगर कभी उसे उसकी पसंद नापसंद के खाने पूछती तो बना ले तो भी वो खामोशी से देखता था और यही लगता था जैसे उसे बात करना पसंद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ नाज़िश उसके लिए दिल में बहुत से ख्वाब पाल रही थी और शबाना बेगम ने भी उसे बताया हुआ था कि उसकी शादी जब भी होगी नाज़िश से ही होगी और उसे भी ज़ाहरी तौर पर उस बात पर कोई इतराज़ नहीं था, चूँकि नाज़िश खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी और उसकी माँ की ख्वाहिश थी और अपनी माँ की कोई भी ख्वाहिश हो कभी भी टालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कभी भी उनको मना नहीं किया था। नाज़िश के साथ भी उसका अच्छा ही ताल्लुक़ था, क्योंकि जब ज़ाहिर है अगर माँ को पसंद थी तो ज़ाहिर सी बात है कि वो सबको पसंद करनी पड़ती। वैसे भी अपनी ज़ात में गुम और वो बहुत कम गो इंसान था। जबकि दूसरी तरफ महविश का रिश्ता अरब से हो गया था, लेकिन एक रोज़ मुकर्रम अफरीदी हवेली में आया, दादा जान से माफ़ी मांगी
क्योंकि उनके बीवी का इंतकाल हो चुका था और वो खुद दिल के मरीज़ थे। उन्होंने दादा जान से कहा कि मैंने मोहब्बत तो पाली, लेकिन बाकी रिश्तों के बगैर मैं बहुत खोखला हो गया हूँ। इसलिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को हवेली का नाम दे दिया जाए। दादाजान बेटे को देखकर पिघल गए थे और कहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा अरसा जी पाऊँगा, और उन्होंने एक अजीब सी ख्वाहिश सामने रखी थी और अपने किसी भी पोते के साथ मेरी बेटी का निकाह कर दे। और दादाजान ने भी जब तानिया को देखा तो उनका दिल पिघल कर रह गया था। ये मासूम सी बच्ची उनके ख़ानदान की बेटी थी और वो उसे ज़माने की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि जो भी गलती की थी उसके वालिदैन ने की थी, उसने नहीं की थी, और उसकी सज़ा वो उनसे नहीं दे सकते थे। उन्हें फ़ौरन कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं फ़ौरन ही अपने चाहते पोते आज़म से कहूँगा कि वो कभी इस बात से इनकार नहीं करेगा। और फिर दादाजान ने जैसे ये बात कही कि मैंने फ़ैसला किया कि आज़म का निकाह मुकर्रम की बेटी दानिया से कर दिया जाए, तो हाल में बैठे हुए तमाम नफूस को गोया सांप सूंघ गया था। शबाना बेगम ने आंखों में शौहर को देखा और नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही नाज़िश को उसके दुल्हन के रूप में तस्वर किया हुआ था। और वैसे भी नहीं, वो लड़की किसी भी कीमत पर कबूल नहीं थी और ना ही उसे पसंद करती थी, क्योंकि उसकी माँ से उनके देवर ने उनकी बहन को दुत्कार कर शादी की थी और अपने चाहते के बेटे के लिए वो कभी भी उस लड़की का हाथ नहीं मांग सकती थी, जबकि भाइयों को उस पर बात पर कोई इतराज़ नहीं था। अलबत्ता जब ये बात आज़म से की गई तो वो चुप कर गया था और शबाना बेगम को इस बात का यकीन था कि वो इनकार करके ज़रूर आएगा, क्योंकि वो ख़ुद दादा जान के फैसले से तलाक करने की हिम्मत नहीं रखती थी। इसलिए उन्होंने सोचा था कि बेटा, लेकिन जब वो कमरे से आया तो उसने कहा कि दादाजान ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैवश, नाज़िश और शबाना बेगम ने इंतहाई दुख से उसे देखा। तुम जाकर दादाजान से कह दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नाज़िश को पसंद करते हो। उनके कहने पर उसने गहरी सांस ली। मैंने उनको बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे मजबूर कर दिया है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं अब आपको आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ कि आपने बेटे को माफ़ कर दीजिएगा। वो वहाँ से चला गया, जबकि सब पर गोया हवेली की छत ही टूट कर गिर गई थी। दूसरी जानब जब दानिया को इल्म हुआ कि जब जिस इंसान को बचपन से ही अपना भाई समझती आ रही थी, अब उससे उसका निकाह हो रहा था, तो उसने इख्तलाफ करने की बहुत कोशिश की। बाबा को बहुत समझाया, मगर वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और कहा था कि मेरे फ़ैसले पर यकीन रखो, ये फ़ैसला तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे देगा। बाबा देखे वो नाज़िश को पसंद करता है। वो 1-2 बार हवेली में आई थी और ये बात जान चुकी थी, बेटा ये पसंद नापसंद कुछ नहीं होती। दादा ने ये फ़ैसला किया, यार मैं इतराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने आपकी बात को इतराज़ किया तो मुझे कभी नहीं माफ़ करेगा। अपने बाप की माफ़ी तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। ये कहकर वो उसे जंजीरों में कैद करके वहाँ से चले गए और उसके बाद भी सवाई शादी करने के और भी कोई चारा बाकी ना बचा था। यूँ शादी हो गई थी। कई दिन गुजर गया और वो एक कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि ज़िंदगी उसके साथ क्या करेगी। सारा दिन वो घर के काम करती रहती। शबाना बेगम ने उसे गोया हवेली की नुकरानी बना के रख दिया था, क्योंकि मुकर्रम साहब तो वापस चाहे चले गए थे। उन्होंने सोचा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बिज़नेस यहाँ पर सेट अप करेंगे और दादाजान सारा दिन डेरे पर होते थे, जबकि बाकी सब अपने दफ्तर में होते थे और अज़ब भी अपना सुबह का गिया रात को लौटता था। सो कोई भी उसका पुरसान हाल पर यहाँ पर मौजूद नहीं था जो उसकी हालत देखकर उस पर तरस खा सकता। और हज़ब तो माँ का चमचा था, माँ जैसा कहती तो कहती वो उनकी बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता। वो सोच रही थी कि बाबा जान ने जल्दबाजी में शायद ये फ़ैसला गलत कर लिया है। तब भी झटके से कमरा खुला तो हज़ब कमरे में दाखिल हुआ और वो बेसाख्ता उठकर खड़ी हो गई। तो मम्मी कितनी देर से बुला रही है, तुम यहाँ बैठी हुई हो। मैंने तुम्हें पहले दिन भी कहा था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, लेकिन मम्मी के दिल में तुम्हें जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने अगर उन्हें हार्ट किया तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कमरे में आते ही गुस्से से चिल्ला उठा, मैं भी थोड़ी देर पहले ही कमरे में आई हूँ। वो दुख से कह रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? वो इसे काट खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले शबाना बेगम बहुत ज़्यादा रोई थी कि उन्हें अपनी मरूमा बहन से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया था। उसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ अज़ब था और वो उससे शदीद नाराज़ थी और वो सारी फ्रस्ट्रेशन को दानिया के ऊपर निकाला था। उसने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था, लेकिन ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसे बेइज्जत किया था। और कमरे के बाहर खड़ी नाज़िश को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसको हकीकतन शबाना बेगम और नाज़िश के नुकरानी बना कर रख दिया था। महविश तो वापस अपने हॉस्टल में चली गई थी। वो इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहती थी और वो वहाँ पर ही अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी। वो अगर यहाँ पर होती तो शायद उसका कोई हल निकल आता। दिन गुजरते चले जा रहे थे और उस घर में वैल्यूज़ 0 से 0 होती जा रही थी और उसे एक ज़रा मौका ना मिलता कि वाजिब के दिल में जगह बनाने के लिए कोई ज़रा सी कोशिश कर ले, क्योंकि सांस हवासों पर सवार हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे।
क्योंकि जो भी करती थी उस काम में कोई ना कोई नुक्स निकाल के उसके बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती थी। और वो बेचारी खामोशी से सिर्फ इसलिए सुन लेती थी कि शायद कभी आज़म के दिल में उसके लिए कोई जगह आ जाए। लेकिन अज़म तो उसकी इन तमाम कोशिशों और सरगर्मियों से नाचना था। शाम को हमें एक पार्टी में जाना है तो खुदा के लिए अच्छी से तैयार हो जाना, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं से मालूम हो ही गया है कि मैं शादीशुदा हूँ। अब उन्होंने भी मुझे उस पार्टी में बुलाया जहाँ सिर्फ मैरिड लोगों को आने की इजाज़त है। उसने सुबह दफ्तर जाने से पहले इंतहाई कड़वे लहजे से में उसको मुखातब होते हुए कहा था। तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। उसे यकीन दिलाया कि वो वाकई में उसकी तवक्को के मुताबिक तैयार हो गई। लेकिन उसे क्या मालूम था कि साजिशें किसी तरह उसका पीछा कर रही हैं। सारे काम जल्दी जल्दी करने के बाद वो कमरे में आ गया। जो फ़्राक ने उसने शहर से ली थी, काले रंग की फ़्राक बहुत खूबसूरत थी। उसने सोचा कि वो इसको इस्त्री कर लेती है और यही पहन कर वो वहाँ पर जाएगी। वो बस इसी बात पर बहुत खुश थी कि वो अपने शौहर के साथ जाएगी। वो जो भी था, उतना अरसा गुजर जाने के बाद हाजब उसे बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब तो उसकी शख्सियत ऐसी थी। दूसरा निकाह के बोलों में इतनी ताकत होती है कि वह अपना आप मनवा ही लेते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हाजब की तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे सोचा कि इसे शादी के बाद पहला मौका मिल रहा है तैयार होने का, तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। क्योंकि उसका बेवकूफ़ शौहर ये बात नहीं जानता था कि उसकी सास ने सख्ती से मना किया था कि जब शौहर घर पे आएगा तो वो सज संवर कर नहीं रहेगी, वरना वो उसके शौहर को इससे बहुत बदगुमान कर देगी। और इसी डर से वो कभी भी तैयार नहीं हुई थी। उसे फ़्राक इस्त्री किया तो तभी नाज़िश वहाँ पर आ गई और बड़े ही मीठे लहजे में उसकी हमदर्द बनते हुए लबों पर मुस्कुराहट सजाई। हेलो प्रीति, क्या कर रही हो? नाज़िश ने हमेशा अपना रवैया उसके साथ बड़ा ही मीठा रखा था, लेकिन खाला को भी बराबर उसके ख़िलाफ़ भड़काती रही। शाम को आज़म ने कहा कि हमें पार्टी में जा रहे हैं तो उसके लिए ये अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि उसे लगता था कि उस घर में उसकी वाहिद हमदर्द नाज़िश है। दाजान तो बहुत मसरूफ़ हो गए थे, उनके साथ तो उसके हफ्तों बाद मुलाकात होती थी, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त डेरे पर ही गुजारते थे और रात को देर गया तक लौटते थे। अरे वाह, यानी आज तो शौहर नामदार पर बिजलियाँ गिराने का इरादा है। उसने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी ब्लश होती हुई सर झुकाकर कपड़े इस्त्री करने लगी। तुम बहुत प्यारी हो और यकीन करो मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगी कि तुम्हें खाला जान की हर बात माननी चाहिए। देखना बहुत जल्द उनका दिल मोम हो जाएगा। जैसे खाला का दिल मोम होगा तो आज़ब का दिल खुद बहुत नरम हो जाएगा। वो शैतानी चाल चलती हुई उसे समझाने लगी और वो खुद खाला के पास चली गई, क्योंकि उनका अपना दिमाग तो इतना कामों में नहीं चलता था। सारी साजिशें नाज़िश ही उनको बताती थी। शाम को जब वो तैयार हो गई तो नाज़िश ने उसे आकर पैगाम दिया कि उसे खाला बुला रही है, तो वो फ़ौरन वहाँ पर चली गई। तुम इतनी सज संवर कर कहाँ पर जा रही हो? उन्होंने सर तक पैर उसे देखा तो उस वक्त ज़रा सी सज संवर कर क्या मत डा रही थी। और अगर उसे ये इस तरह उनके बेटे के सामने चली जाती तो यकीनन वो दिल हार बैठता। उनको ये सौदा मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा था कि शाम को एक पार्टी में जाना है तो उनके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊँ। उसने झिझकते हुए बताया था। और किसकी इजाज़त से वहाँ पर जा रही हो? उन्होंने गुस्से से कहा। जाने वाली नज़रों से देखा। उसे देखते हुए आबरू इकट्ठे किए। नाज़िश वहाँ से पहले ही रफू चक्कर हो चुकी थी, क्योंकि वो सलासी का किरदार अदा नहीं करना चाह रही थी। जी, उसको उनकी बात उसमें समझ में नहीं आई थी कि जब उसका शौहर कहकर जा चुका था तो उसे मज़ीद किसी के इजाज़त की क्या ज़रूरत थी। तुम जाकर चेंज करो, और अगर तुम्हें आज़ब ने फ़ोर्स किया तो तुम खुद इनकार करोगी कि तुम इस पार्टी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि तुम्हें पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है। और अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में है। याद रखना कि मैं उसे तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐसा करूँगी कि तुम्हें फ़ौरन तलाक दे देगा। इसलिए वो अभी भी आने वाला होगा। जाकर कमरे में चेंज करो, और वो चाहे कितना भी तुम्हें फोर्स क्यों ना कर ले, तुम उसके साथ नहीं जाओगी। उन्होंने उसे धमकी दी तो वो डर गई और फिर कमरे में चली गई और फ़ौरन जाकर चेंज कर लिया। उसे हाज़िब के गुस्से का भी डर लग रहा था, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहती थी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आऊँगा तो पहले ही तैयार हो चुकी होगी। तुम्हें सिर्फ पिक करने के लिए घर पर आऊँगा। तो मेरी बात एक बार समझ में नहीं आती। उस सादा से हुलिये में बैठा देखकर वो शदीद गुस्से कर गया और वो अंदर ही अंदर उसे गुस्से के से सहम गई थी। मैं पार्टीज़ में नहीं जाती और मुझे पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। वो कहकर बहुत निडर अंदाज में रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कांप रहा था, क्योंकि उसके गुस्से का उसे अच्छी तरह इल्म था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? वो इसे और खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कह रहा था। जी, मेरा दिमाग दुरुस्त है और मैंने कह दिया कि मैं किसी किस्म की पार्टी में नहीं जाऊँगी। ये कहकर वो कमरे से वॉक आउट कर गया, जबकि आज़म का दिमाग भून चुका था। अब देखना मैं तुम्हें कैसी सज़ा दूंगा। गुस्से से कहता हुआ कमरे से निकला और फिर नाज़िश के कमरे के बाहर जा खड़ा हुआ।
नाज़िश जो लॉन से आ रही थी उसे वहाँ देखकर काफ़ी हैरान हुई। जब से उनकी शादी हुई थी उसमें नाज़िश से इतनी बोलचाल नहीं रखी थी। सो इसके वहाँ आना नाज़िश के लिए हैरान कुन मगर खुशी की बात थी। नाज़िश मैं चाह रहा हूँ कि आज जो पार्टी है उसमें तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि दानिया की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ सूटेबल रहोगी। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो प्लीज़ मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। उसने एक ही सांस में हर बात कह दी। तो नाज़िश ने बेयकीनी से उसे देखा। असल कहानी से वो अच्छी तरह आशना थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। देखो हम दोस्त भी तो है, दोस्ती का ही भरम रख लो। वो उस वक़्त काफ़ी परेशान लग रहा था। ठीक है, तुम्हारी खातिर ये भी कर लेते हैं। नाज़िश का दिल बलियों उछल रहा था, मगर अंदाज़ ऐसा था जैसे वो इस पर एहसान कर रही हो। और फिर वो तैयार होने चली गई, जबकि वो वहाँ पर ही टहलने लगा। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दरअसल दानिया पर आ रहा था। वो सोच रहा था कि नाज़िश के साथ उसने इतना बुरा किया था, मगर वो उसके लिए उस वक़्त खड़ी हो गई थी, जबकि दानिया ने ज़रा सा भी समझौता नहीं किया था और डंके की चोट पर कह दिया कि उसकी को पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है, जबकि वो जानता था कि पार्टीज़ में जाना पसंद तो नाज़िश को भी नहीं था। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था दानिया, मगर तुमने खुद ही मुझे खुद से दूर धकेल दिया है। उसके बाद वो नाज़िश के साथ पार्टी में चला गया, जबकि दानिया कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पता नहीं क्या कर दे। सिर्फ यही वाक़या नहीं हुआ था, उसके बाद भी यके बाद दिगरे कहीं वाक़या ऐसे हो गए कि वो इससे बहुत ज़्यादा बदगुमान रहने लगा। मामा एब्सेंट भाई के साथ गलत कर रही थी। आप नाज़िश के साथ हुई किस्मत की ज़्यादती का बदला भाई से क्यों ले रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो दानिया को पसंद करते हैं। जुनैरा जो काफ़ी हफ्तों बाद हॉस्टल से वापस आई तो उसने जब कुछ दिन घर में रहकर सब कुछ अब रुजू किया तो उसे माँ का रवैया बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे भी महवश की तरह दानिया बेज़रर और मासूम सी लड़की लगी थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो सो तुम्हें मेरी माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ और तुम्हारे भाई के भले के लिए ही कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसे टोक दिया जब उसने तहिया कर लिया था कि वो अपने भाई की ज़िंदगी को ख़राब नहीं होने देगी। भाई आप मुझे आपसे बात करनी है। वो उनके कमरे में गई। दानिया भी बेड पर सामने ही बैठी हुई थी। उसे देखकर वो उठकर वहाँ से जाने लगी कि दोनों बहन भाई आप बात कर लें। नहीं भाभी, आप भी यहाँ पर ही बैठे। जो बात मैं आपको बता रही हूँ इस पर शायद आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको अपनी बहन पर यकीन ना हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर दी है। उसने तमीज़ बांधने के लिए आप अपने भाई को देखा। उस बात में कोई शक नहीं है कि नाज़िश मुझे बहुत पसंद थी और मैंने हमेशा से ही सोचा था कि वो मेरी भाभी बनकर आएगी। वो लाख उसे नाज़िश के साथ जेलस करता, लेकिन वो इसके ज़िक्र पर गैर आरामदा महसूस करने लगा। लेकिन भाई किस्मत ने कुछ और सोचा हुआ था। और दानिया भाभी, आपका कपल बहुत प्यारा है। जिस तरह लापरवाह और ज़िद्दी सी दानिया आपके सामने आती है, हकीकतन ऐसी नहीं है। नाज़िश ने उसके ज़हन में ये बात डाल दी थी कि आप मामा की हर बात मानते हैं। सवा अगर वो आपके दिल में घर करना चाहती है तो उसे मामा की हर बात माननी होगी, और वो इसे आपकी ज़िंदगी से निकाल कर नाज़िश की आपसे शादी करवाना चाहती है। शुरू में मुझे भी दुख हुआ था, लेकिन दानिया बहुत अच्छी है और सारा दिन घर के काम भी यहीं करती है। मम्मी आपको जो इसके ख़िलाफ़ बातें करती है वो खुद से करती है। मैं सच कह रही हूँ कि दानिया बहुत अच्छी लड़की है। वो सिर्फ मम्मी के प्रेशर में आकर ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि बेवकूफ़ लड़की है। आपके दिल में जगह बनाने के लिए आपके ही ख़िलाफ़ जा रही है। प्लीज़ अपने रिश्ते को बचा लें। वो कहकर चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे और फिर वो वहाँ से चली गई। तो उसने फ़ौरन व्हाट्सएप खोला, जिसमें दानिया के साथ मामा का सलूक भी देखा, तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो। उसे दानिया के आगे फ़ौरन हाथ जोड़े, जबकि वो बेयकीनी से उसे देख रहा था, क्योंकि उसे तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। आई लव यू, वो बेसाख्ता कह उठा, जबकि वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। तुम मुझे अपना भाई समझती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन नहीं समझा था। मैं हमेशा ही तुमसे बहुत मोहब्बत करता रहा। दाजान ने मुझ पर फैसला छोड़ा था। उन्होंने मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। तुमसे अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन तुमने ये सारी बेवकूफ़ियाँ करके मुझे खुद से दूर किया था। लेकिन मेरी भी गलती है कि तुम्हें इस घर में एडजस्ट होने के लिए किसी का तो सहारा चाहिए था। तुमने मम्मी को बना लिया, लेकिन तुमने जितनी जंग लड़नी थी लड़ ली। अब तुम्हारी जंग मैं लड़ूंगा और बहुत जल्दी मम्मी के दिल में तुम्हारी जगह मेरे ज़रिए बनेगी। बस मुझे माफ़ करके मुझे कबूल कर लो। उसने हाथ जोड़े तो दानिया पता नहीं क्यों रोने लगी। उसने कब तसव्वुर किया कि इतनी अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने फ़ौरन आज़म के कंधे पर सर रखा तो उसने उसके माथे पर लब रख दिए। ज़िंदगी जैसे हक सी गई थी।
तभी ज़नारा कमरे में आ गई तो वो दोनों अलग हुए। और सॉरी, मैं समझी आप लोग लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग तो बड़े फास्ट निकले। अज़ब ने घूरा तो उसने सफाई पेश की, सॉरी मेरा फ़ोन वहाँ पर रह गया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो फ़ोन उठाकर शरारती अंदाज में कहती हुई वहाँ से चली गई। तो वो दोनों हंस पड़े, जबकि वो बालिश कर दी और फिर फ़ौरन उसके कंधे पर सर रख दिया, जबकि वो भी उसके गिर्द बाजू का घेरा तंग करते हुए मुस्कुरा दिया। जब कभी मालूम हो कि हम गलती पर हैं तो गलती तस्लीम करके ज़िंदगी को यूं ही खूबसूरत बनाया जा सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और